चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। चैप्टर नाम तो कल भी बताया था, 9A है, नाम ये है ना। अब अगला क्वेश्चन यहां से स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? क्वेश्चन मार्क। स्टार प्रश्न है, स्टार का मतलब परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे स्टार साइन लगा लिया करें ताकि अभी से आपको इंपॉर्टेंट चीजें पता चल जाए। आंसर में हेडिंग। अब बताओ, हेडिंग प्रश्न में से बनती है इतनी, देखो इतना बस हमेशा ध्यान रखो, हेडिंग ये है जी। तो सेंटेंस बनाने के लिए लिखते हैं, किसे कहते हैं, क्या समझते हो, इनसे क्या होना, मेन चीज ये है। तो आंसर की हेडिंग ले लो, प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में सिंपल नाम है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं इंग्लिश में। रिफ्लेक्शन माने परावर्तन ऑफ लाइट, ऐसे उल्टी इंग्लिश चलेगी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई खास इंग्लिश नहीं है, फेमस होगी तो लिखवा देंगे। राइटिंग में मत लेना, पहले समझो जरा। इधर देखो, अभी मत बनाइए ना कुछ, लिखिए। पहले मैं लिखाऊंगा तब चित्र बनेगा, समझ पहले लो। ये कांच है, इसके पीछे पॉलिश कर रखी है, इसे कहते हैं चमकदार सतह। ड्राइंग नहीं करनी है, पहले समझिए जरा इसको। चमकदार क्यों कहा? ताकि लौट सके, अपारदर्शी। अब इस पर कोई प्रकाश किरण, कोई भी प्रकाश हो सकता है, वो आएगा, टकराएगा और वापस लौट के चला जाएगा। इस घटना का नाम क्या पड़ा? अब अच्छा, अगर ऐसे ही मान लो जमीन होती और बॉल बॉल आती, क्रिकेट वगैरह की बॉल बॉल लौटती, तो हम क्या कहते? बॉल का परावर्तन। परावर्तन मतलब टकरा के लौटना, टकरा के लौटना। अच्छा, इसमें एक खास बात और होती है। जैसे मान लो हवा से चली, अपन ने ऐसे बॉल पकड़ी और फेंकी, तो अपने चारों ओर क्या मौजूद है? हवा। तो टकराने के बाद भी उछलेगी तो हवा में ही तो रहेगी। मतलब जो माध्यम पहले था, टकराने के बाद भी माध्यम वही रहा। भाई जमीन है, मैदान है, अब मतलब रूम में किसी ने बॉल फेंकी तो कहना अभी भी तो हमारे चारों ओर हवा है, और उछलने के बाद हवा अम्ब हो जाएगी तब भी उसके चारों ओर। तो इसमें खास शर्त है कि माध्यम नहीं बदलना चाहिए। जिस माध्यम से चले, टकरा के उसी प्रकार के माध्यम में जाए। मैं ये नहीं कह रहा उसी रास्ते पे जाए, वो मैटर नहीं करता, उसी टाइप के माध्यम में। जैसे हम यहां कमरे के कोने में खड़े हैं, यहां हवा है, बीच में गए तो भी हवा है, कोने में गए तो भी, उस वाले में गए तब भी हवा है। तो हमारे जो सराउंडिंग है, चारों तरफ का माध्यम है, वो एक जैसा होना चाहिए। इसे हम क्या बोलते हैं अच्छी हिंदी में? समांगी माध्यम। समांगी क्यों कहते हैं? एक समान है। सम अंगी, समांगी शब्द की संधि विच्छेद कर दो, सम प्लस अंगी। मतलब सम मतलब सेम, एक समान, अंगी माने पार्ट्स। पानी है वो भी समांगी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हवा से पानी में गई, ये परावर्तन नहीं है, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। खास शर्त है कि जिस माध्यम से चलेगी, टकरा के उसी प्रकार के माध्यम में जानी चाहिए। मान लो पानी से चले, कोई दिक्कत नहीं, तो टकरा के पानी में ही जाए। कांच से चले तो टकरा के, जैसे मान लो कांच का एक मैंने ऐसे टुकड़ा बना दिया मोटा, और यहां पे कर दी पॉलिश, अब यहां से प्रकाश डाला, जो गए ये लो। अब यहां तो आप कह सकते हो परावर्तन, क्योंकि ये भी कांच है, ग्लास है ये भी, लेकिन यहां पे क्या है? एयर। अब ये अपवर्तन हो गया, माध्यम बदल गया, तो घटना का नाम अपवर्तन, जो कि 9B चैप्टर है। और माध्यम न बदले तो उस घटना का नाम क्या होगा? परावर्तन। नहीं, अब पूछने पर वाले पर डिपेंड है, वो कहेगा कि इन दो सतहों के बीच में क्या हुआ। ये पूरा एक कांच है,
तो यहां से यहां के बीच में तो माध्यम नहीं बदला ना, यहां भी कांच यहां भी, लेकिन भैया बाहर जैसे ही आए हवा आ गई, एयर आ गई, वायु आ गई, माध्यम बदल गया। तो इस घटना को वास्तव में हम किस नाम से जानते हैं? प्रकाश का, वो कल भी चित्र बनवाया था मैंने, आपको याद करो, मैंने ऐसा बनवा दिया था, बस यूं करके यूं आया था, यूं करके ये। अब यहां पे क्यों कहा था इसे अपवर्तन? क्योंकि ये मान लीजिए कांच, कुछ पानी, कुछ भी हो सकता है। ये क्या है? वायु। ये क्या है? एयर है। तो माध्यम बदलेगा तो जी उसका हम डिटेल अध्ययन करेंगे इसके सेकंड पार्ट 9B में। 9 चैप्टर के 4 पार्ट हैं, 9A, 9B, 9C और 9। अभी अपना यहीं से स्टार्ट हुआ है पहला हिस्सा, सेकंड। समझ आया? तो क्या अभी तो अपन उन सबको भूल जाओ कि क्या चीज है। अब इसकी परिभाषा पे आओ कि क्या चीज कह रही है। सुनना ध्यान से, लिखना नहीं। जब कोई प्रकाश किरण, आप चित्र देखो बस, प्रकाश किरण किसी समांगी माध्यम से चलकर, समांगी मानस एक जैसा, समांगी माध्यम से चलकर किसी चमकदार सतह, पूरा सब कुछ चित्र बोलेगा, चित्र समझ गए, परिभाषा ऑटोमेटिक भागेगी आगे। ये चीज क्या है? तो चमकदार सतह पर आपतित होती है। आपतित माने आती है। एक अच्छी भाषा जो कि आपने 10th क्लास तक संस्कृत पढ़ा होगा, उसमें कहते नहीं पत्ता पतती, पतती माने पत्ता गिरता है। तो आपतित, आकर गिरने वाली किरण को आपतित कहते हैं। माने और सिंपल कर लो, आने वाली प्रकाश किरण को अच्छी भाषा में आपतित किरण कहते हैं। टकरा के जो जाती है उसे परावर्तित किरण कहेंगे। अभी लिखवाएंगे ये सब डेफिनेशंस। आने वाली किरण को आपतित, टकरा के जाने वाली को परावर्तित। समांगी क्यों कहा? कि जिस माध्यम से चली थी, जैसे पानी, हवा, कुछ तो होगा यहां तक, तो उसी प्रकार के माध्यम में गई, उसी टाइप के। मैंने ये कभी नहीं कहा कि उसी दिशा में गई, दिशा की बात नहीं कर रहा। दिशा में जाए न जाए उसकी मर्जी है, लेकिन माध्यम नहीं बदलेगा। अपन ने ये नहीं कहा कमरे में सीधे गए और सीधे लौटे, भले तुम यूं गए और टर्न लेके आ गए, है तो कहना कमरे के अंदर। कमरे में ठंडक है तो ये हवा है, यहां का माध्यम है। बाहर जाओगे तो माध्यम, टेम्परेचर में बदलाव हुआ भाई। जितना यहां पे इसके अंदर है नॉर्मल, उतना बाहर थोड़ा ही है। एक आध घंटे बाद अभी समझ में आ जाएगा, बाहर गर्मी ज्यादा हो जाएगी। माध्यम नहीं बदलना चाहिए, माध्यम में कोई चेंज नहीं, जैसा यहां वैसा ही यहां। अगर यहां पानी है तो टकरा के पानी ही चाहिए, हवा है तो हवा चाहिए, कांच है तो कांच चाहिए। कोई कहे माध्यम बदल जाए तो अपवर्तन। कल ही आपको शुरू में पहला लेक्चर लिया था, कल समझाए थे आपको, ये चीज के माध्यम बदलता है तो अपवर्तन कहते हैं, और माध्यम ना बदले तो परावर्तन। तो परिभाषा फिर एक बार सुनो तब लिखें। क्या बोला? जब कोई प्रकाश किरण किसी समांगी माध्यम से चलकर चमकदार सतह पर आपतित होती है तो वह किरण उस सतह से टकराकर वापस उसी प्रकार के माध्यम में चली जाती है। टकराकर वापस चली जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, पहले परिभाषा हम लिखवाते हैं, फिर ये चित्र बनेगा, तब कुछ अलग करेंगे। पहले लिखो, फिर भी कोई डाउट रहे तो पूछना। लिखो जरा, इंपॉर्टेंट है, आती है परीक्षा में लिखने। लिखो, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी, जब कोई प्रकाश किरण एक, देख के लिखो बेटा ये शब्द, जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी, समांगी समझ गए किसको कहते हैं? एक जैसे को, है ना। अभी अलग से सब लिखवाएंगे सब। किसी समांगी माध्यम से चलकर, समांगी माध्यम से, समांगी माध्यम से चलकर, समांगी माध्यम से चलकर किसी चमकदार सतह पर, समांगी माध्यम से चलकर किसी चमकदार सतह पर
आपतित होती है तो चमकदार सतह पर आपतित होती है तो वह किरण उस चमकदार सतह से टकराकर तो वह किरण उस चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है फुल स्टॉप। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फुल स्टॉप। अब पहले डायग्राम बना लो। देखो करीब 5 या 6 लाइन छोड़ के तब रजिस्टर की लाइन पे लाइन खींचना सीधी नीचे वाली। जैसे बताऊं वैसे ही काम करो। पहले नीचे की लाइन खींचो, ऊपर 5 या 6 लाइन छोड़ दो और लाइन के बीच में मत खींचना। जो लाइन उसमें खींची है उसी के ऊपर ये वाली व्हाइट वाली लाइन खींचना ऊपर जगह छोड़ के, ताकि ये आ सके। स्केल जो भी है तुम्हारे पास ले लो। अंदाजे से 5 या 6 लाइन में अच्छा डायग्राम बीचों बीच बनेगा। अच्छा अब ये लाइन खींच के ये तिरछी लाइन खींचो ऐसे। देखो मैं एक बार और फिर बताऊं, मेरे साथ साथ करो काम। जी खींच ली, इधर देखो। अब इसके बाद ऐसे तिरछे में यूं खींचो, ये पॉलिश का संकेत है। अब जी बना दो किरण, आते समय जाते समय अपने खुद के हाथ से बनता है, चित्र समझ आता है। अब इतना टाइम अपन लास्ट में कहां से लाते, तसल्ली वाला का धीमे धीमे चित्र बनाओ जी बनाओ, बड़बड़ मचती है फिर। इसलिए चित्रों वाला चैप्टर पहले टेंशन खत्म करो, बनाओ डायग्राम। अच्छा एरो के निशान लगाना, गलती ना हो जाए। आते समय नीचे की तरफ आ रहा है, वो जी जा रहा है। हाँ ऐसे। चलो अब ये लिख दो चमकदार सतह। यहां लिख दो, ऊपर लिख दो, यहां लिख सकते हैं, मतलब कहीं भी मैं मार्किंग कर दो। ये पूरी सतह का नाम है चमकदार सतह। जब मैं बताऊं कहां आपने ये चीज देखी है, शीशा टूट जाता वो बाल वाल बनाने का शीशा टूट है, उसके पीछे देखना पॉलिश मिलेगी कलरफुल। वो रियल में पॉलिश है ही नहीं, वो तो सुरक्षा के लिए दिया गया है। पॉलिश देखना है तो सामने से देखो, वो जो चमक दिखती है शीशे में, उसके पीछे पहले एक चमक बिल्कुल व्हाइट, पारा या चांदी। चांदी तो महंगी पड़ती है इसलिए कोई करता नहीं है। पारे HG कहते हैं पारा को, और SN मतलब SN प्लस HG इसका मिला के लेप चढ़ाया जाता है कांच पे, जो पारदर्शी कांच होते हैं, उससे शीशा बनता है। पारा के जो यौगिक हैं, अब उसकी वो चूंकि बहुत महंगा पड़ता है, पारा भी इतना सस्ता नहीं है, तो वो कर दी उन्हें एक पॉलिश कोटिंग, और ऊपर से उसको वो घिस ना जाए, कवर से निकल ना जाए, तो उसके पीछे वो रेड कोटिंग कर देते हैं, रेड ब्लू जो करनी है वो सुरक्षा के लिए, ताकि अंदर की लेयर ना हट जाए। जैसे अपनी त्वचा, स्किन क्या है, पार्ट है। अब जैसे मान लो कोई अपन लोग वो जींस वगैरह के पैंट पहनते हो, मान लो घिसट भी जाए तो कपड़ा फट जाएगा, लेकिन अपने को बहुत ज्यादा सेफ्टी दे जाएगा। तो वो चीज है, चमकदार सतह के लिए पॉलिश उल्टी करी जाती है। पॉलिश पीछे होगी तो चमकदार आगे की बन जाएगी। जैसे जी कांच है, और हमें इस सतह के नाम में दे देता हूं, सतह A और जो पीछे वाली सरफेस क्या है B। अगर हम चाहते हैं कि A सतह चमकीली बने तो पॉलिश उल्टे में करो B पे। मान लो किसी ने कहा नहीं साहब मेरे को तो वही A और B तो है ही, मेरे को तो B वाली को चमकीला बनाना है। समझ पाए? उल्टी दिशा में। अच्छा कोई क्यों साहब उल्टे में क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों नहीं करा आपने कि आप A पे ही पॉलिश कर देते। ये अगर यहां पॉलिश करेंगे तो प्रकाश अवशोषित हो जाएगा,
एब्जॉर्ब हो जाएगा, लौटेगा ही नहीं। शीशे को उल्टा करोगे तो चेहरा थोड़ी दिखेगा। नहीं समझ रहे भाई? चमकदार सतह है तो आपने टकरा के आई, हमें चेहरा दिख गया अपना इस क्रिया से। यहां से अपन लोग यहां से देख रहे हैं। अब आपने शीशा पलट दिया, भले ही फ्रेम है, मान लो फ्रेम भी नहीं हो, आप शीशा निकाल लो तो भी नहीं दिखेगा। पीछे वो लाल पीले हरे वो कोटिंग है। तो पॉलिश वाली सतह पे हम देख ही नहीं सकते, क्योंकि वो क्या नहीं कर पाती, परावर्तन नहीं कर पाती है। इसलिए अगर किसी सतह को, जैसे हमने यहां डिसाइड करा कि ऊपर से किरण को लौटाना है, तो पॉलिश कहां करी? नीचे। मान लो किसी जगह पे वो कहें कि साहब हमें तो नीचे से किरण को यूं लौटाना है, यूं ऐसे, तो बेटा उसकी उल्टी दिशा में पॉलिश होगी। समझ पाए जी? गलतियां वहां होती हैं। अब जैसे कई लोगों को नहीं ध्यान रहता है या वो नहीं समझते, उनको लगता है किरण लौटा दो। मान लो गलती करके किसी ने यूं करके यूं लौटा दी, परीक्षा वाला हाल काट देगा। यूं कहेगा ये बताओ तुम पॉलिश पे किरण डाल रहे हो, मतलब तुम अपने अनुसार शीशे को पलट लें तो भी हमें चेहरा दिखेगा, कहना कैसे संभव है? तो चमकदार सतह के लिए पॉलिश करना जरूरी होता है। पॉलिश किसकी की जाती है? दर्पणों पे, कहना एसएन, स्टेनस कहते हो केमिस्ट्री में इसको, आवर्त सारणी में स्टेनस बोलते हैं। और पारा एचजी, ये सस्ता है। और अच्छा महंगा चाहिए तो चांदी के पॉलिश करते हैं। एक कंपाउंड होता है, आपने टॉलेन अभिकर्मक करके केमिस्ट्री में रिएक्शन आती है, टॉलेन अभिकर्मक, Ag2, सिल्वर ऑक्साइड, ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ी होगी तो साल पढ़ोगे 12th में। मतलब ये Ag2O की परत चढ़ाई जाती है। ये सबसे अच्छा दर्पण इसी से बनता है। समस्या ये है कि चांदी है तो अपन खुद समझ लो कि जितना आज कांच की कीमत नहीं है, उससे ज्यादा तो पॉलिश की कीमत है। माने जो कांच आज 100 रुपए में आ रहा है, वो कहेगा भाई साहब जी कांच सेम साइज जे 100 का है, वो 800 का है। अब देखने वाला क्या कहेगा, यहाँ में क्या खास बात है, वही फ्रेम यहाँ में लगी, वही यहाँ में लगी, हमें भी यहाँ में चेहरा दिख रहा, उसमें भी दिख रहा। नहीं समझ रहे बात को? अब भाई वो महिलाएं तो कैसे भी नहीं लगन दे। दुकान पे कहीं पहुंच गई हो महिलाएं, आंटी जी पहुंच गई, आंटी जी खुद समझाए दुकानदार कि बहन जी ऐसा है, ये बहुत अच्छा है, चेहरा दिखाता है जी, कहेंगे दिखाइयो। मेरे को तो दोनों में सही दिख रहा है जो तुम्हें दिख रहा है, इसका उपयोग करते हैं वैज्ञानिक। कारण प्रकाश को ये लगभग मान के चलो 95% लौटा देता है। 95 माने 100 किरणें डालोगे तो 95 वापस कर देगा, टकरा के 5 अवशोषित होंगे। और इनकी लगभग क्षमता मुश्किल से 80% है। बस यहां दिक्कत है, व्यवहार में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बाल, चेहरा, गाल जो कुछ है सब में दोनों में दिखेंगे, चमक का फर्क रहता है। जैसे कपड़े हैं, ब्रांडेड कपड़े की जो चमक है और एक साधारण कपड़े की चमक है, फर्क पड़ेगा। ब्रांडेड कपड़े को जो महंगे देते हैं, वो क्यों देते हैं? वो वॉश करने के बाद भी अपना कलर नहीं छोड़ते। मतलब तुम अगर उन्हें 1 साल भी पहनते रहोगे, तरीके से करते रहोगे, तो वो भी वैसे लगभग वो उसका 19-20 का फर्क आता है, पता नहीं चलता। और नॉर्मल कपड़े को तुमने 4 बार धो लिया, उसका फेट हो जाता है। बस वही चमक का फर्क यहाँ है कि जो ये बनाएगा, जो चमक उत्पन्न करेगा प्रकाश के लिए, वो ये अच्छी करता है। तो वैज्ञानिक जो प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, उनके शीशे कितने होते हैं? छोटे छोटे, जरा जरा से, जरा जरा इतना बड़ा लगा लेगा, कितनी चांदी लगेगी? गवर्नमेंट की लैब है, करवा ली उन्होंने तरीके से प्रयोग। लेकिन व्यवहारिक जीवन में ये चीज नहीं लागू होगी, क्योंकि शीशा तो बहुत अच्छा है, लेकिन महंगा इतना होगा कि कोई इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अच्छा, उसको क्या पता कि पीछे चांदी है भी कि नहीं? भाई वो खूब कह दे, उसकी आड़ में लोग 100 रुपए को 800 रुपए में बेचेंगे, जो कि रियल में होता 800 का मान लो, लेकिन वो तो ये कहते साहब ये चांदी का। ये अपन देख के फर्क नहीं कर पाएंगे। लेकिन चमक में कहां फर्क पड़ता है? जैसे प्रकाश उनने डाला तो जो प्रतिबिंब बनते हैं, फोटो बनता है, इससे बहुत अच्छा बनता है, इस वाले दर्पण से। तो ये व्यवहार में लागू नहीं होता, महंगा होने के कारण, है ना। वो कोई ये ना सोचे सोना कर दें तो और अच्छा बन जाएगा, सोने से परावर्तन नहीं होते। तो चांदी व्हाइट होती है, चमकीली होती है, तो दर्पणों पे महंगे दर्पण जो वैज्ञानिक के अध्ययन के हैं उनमें ये, और बाकी दैनिक जीवन में ये चलता है। क्या फर्क है जी? कहना जी 80% परावर्तक है। अब फर्क पड़ा, यहां तुमने 100 किरणें डाली, मात्र लौट के 80 गई, 20 एब्जॉर्ब हो गई, अवशोषित हो गई यहां पे। लेकिन इस पे वही क्या हुआ, ओनली 5 हुई, 95 लौटा दी। तो जब 95 लौटेंगी तो उसकी जो चमक होगी वो ज्यादा होगी। इसको अपन ऐसे व्यवहार में समझो कि किसी कमरे में अगर सफेद कलर है और वहां आप लाइट जलाते हो तो उस कमरे में रोशनी बहुत तेज लगेगी तुम्हें, उतनी ही ट्यूबलाइटों से।
लेकिन अगर उसी कमरे को में डार्क चॉकलेटी, ग्रीन और ऐसे कलर करेंगे तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि लाइट जल नहीं रही या लाइट कम है, क्योंकि सफेद जो होता है, चमक होती है, वो ज्यादा लौटाती है, और अन्य रंग होते हैं कम लौटाते हैं। क्या फर्क समझ में आया अपने को कि क्या चीज है ना? तो परिभाषा को जरा चित्र से मैच करके देखो कि डायग्राम से मैच कर रहे हैं, लेकिन एक एक शब्द पढ़ना और चित्र में देखो जो आपने स्वयं ने बनाया है रजिस्टर पे, उस चित्र को देखते हुए ही पढ़ना है। बोलो, आ गई क्या समझ में? बोलो, इसको देख के क्या बोलोगे? मैंने सब मिटा मिटू दिया। जब कोई प्रकाश किरण, बोलते चलना, किसी समांगी मतलब एक जैसा है ना, समांगी माध्यम से चलकर किसी चमकदार सतह पर आपतित बनाती है तो उस सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वापस लौटने को परावर्तन कहते हैं। चमकदार सतह का जो संकेत है, इसमें पॉलिश आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं ऐसे में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना ये डिजाइन से, बस ऐसे मत करना जी भद्दा लगेगा, जो लगेगा किसी ने इसमें कीले टाइप की निकाल रखी। इसी थोड़ा तिरछेपन पे लेके चलते हैं सरफेस। अब या तो ऐसे में तिरछापन कर दो अथवा ऐसे में करो, ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। क्लियर हो गई बेटा? परिभाषा समझ आ गई? चलो अगला प्रश्न, स्टार रखना भैया इस पे जो भी लिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ना सब है पर स्टार वालों को तो बिल्कुल अभी से जो मान लो कि परीक्षा के लिए जरूरी है। अगला प्रश्न लिखें, परावर्तन से संबंधित निम्न को परिभाषित कीजिए। परावर्तन से संबंधित निम्न को परिभाषित कीजिए। परावर्तन से संबंधित निम्न को परिभाषित कीजिए और डैश करें। नहीं, डैश करके अब ऐसे 1 2 3 चला लेना बेटा, मोर ज्यादा थोड़ी सी परिभाषाएं हैं ऐसे। नंबर 1, क्वेश्चन ही चल रहा अभी, क्वेश्चन में लिखो नंबर 1, आपतित किरण कीजिए पे बेटा फुल स्टॉप नहीं लगेगा, डैश लगेगा, क्यों प्रश्न अभी चल रहा है, ऐसे 2 बिंदी करके डैश लगा दो। परावर्तन से संबंधित निम्न को परिभाषित कीजिए, डैश करके नंबर 1, एक लाइन में 2 2 3 3 बन जाएंगे, बना देना। नंबर 1 आपतित किरण, उसी के आगे नंबर 2 कर दो परावर्तित किरण, नंबर रोमन में डाला करिए हो सके तो, परावर्तित किरण। दूसरा हो गया। नंबर 3 परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। नंबर 4 आपतन बिंदु। फिर सुनिए फटाफट से शुरू से, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तक सतह, आपतन बिंदु। 5वें नंबर पे लिखो अभिलंब। आपतन बिंदु के बाद क्या लिखा 5वें पे? अभिलंब। 6वें पे लिखो आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण। 7वें पे लिखो परावर्तन कोण। ये 6वें वाले पे स्टार लगा लो जिन पे पर्टिकुलर बोला। एक 5वें पे लगा लेना अभिलंब पे। हाँ जी, क्या लिखा बेटा? आपतन कोण हो गया। फिर अगला क्या हो गया? परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। चलिए आंसर में एक मैं सिर्फ चित्र बनवाऊंगा, उस एक डायग्राम से जो 7 उत्तर निकल आएंगे। पहले एज इट इज इतना का इतना तो बनाई दो बीचों बीच आंसर में जी। बनाओ पहले चित्र भाई, 5 6 लाइन ऊपर छोड़ के चलना, डायग्राम बीच में बनेगा, क्लियर बनेगा, सेम फिगर।
अब इसमें नामकरण और करेंगे अपन, है दो एक लाइन नीचे और बचा के चलना, एक दो लाइन बस, ज्यादा नहीं। पॉलिश पहले बनाया करो, हैबिट मत चेंज करो, सीधी लाइन और पॉलिश, सीधी लाइन खींचो पॉलिश करो नीचे। पहले लाइन नहीं बेटा, लाइन नहीं, पहले पहले पॉलिश, बाद में छूट जाती है, मैं क्यों मना कर रहा हूं, बाद में पॉलिश ही करना भूल जाओगे। सतह बनाओ, इमीडिएट पॉलिश करो नीचे, सबको अपने अपने उसी क्रम में बनाना है। अब खींच दो बस बाकी चीजें। करा, इतना बन गया कि नहीं। अब इसमें आप क्या करिए, इस पॉइंट से देखना मेरा हाथ, ये जहां टकराई है यहां से एक डॉट डॉट करके खींच दो ऐसे, बिल्कुल सीधा। इतना ध्यान सुनो, एक गलती ना हो जाए, इसके और सतह के बीच में लंब होना चाहिए, 90 होना चाहिए कोण, ये व्हाइट सतह और ये बीचों बीच में। स्केल का प्रयोग करेंगे या जो भी लाइन खींचने का आपके पास है, अंदाजे में कोई चित्र ना बनाओ, क्योंकि डायग्राम गलत तो जो मान लो काम खत्म है इसमें। इस पॉइंट से ही खींचना चाहिए जहां टकराई है, और डॉट डॉट में है ना, फुल नहीं खींचेगा, डॉट 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 डॉट। और डॉटों से बेटा जो डायग्राम एक दो लोग बनाते हो ना, बंद कर दो, परीक्षा में कट जाएंगे, है ना। वहां पेंसिल, आप पेंसिल की ही आदत लाओ। चलो अब जरा लिखना चालू करो तिरछे में। इसको लिखो आप ऐसे में, इधर से आपतित किरण, आपतित, बस चित्र समझ लो, ये मान लो पूरे पूरे उत्तर आ गए। लिख दिया, हाँ भैया, इस पे यहां लिख लो। परावर्तित किरण, एरो लगाओ, एरो भूल रहे हो, देखो एरो आते समय जाते समय, बाद में नहीं। हैबिट क्या होता है, बाद में अपने किसी को नहीं याद रहेगा क्या छूट गया, तुरंत का तुरंत काम निपटाओ। जैसे सतह बनी, पॉलिश बनेगी हल्की हल, किरण खींची, एरो लगा दो। इसको यहां लिख गया जी परावर्तित है, यहां लिखो एन ब्रैकेट में अभिलंब, नॉर्मल कहते हैं इंग्लिश में, अभी सब लिखा लेंगे। एन फॉर नॉर्मल, ये तो साधारण भाषा का शब्द है, मैथ्स में बहुत उपयोग होता है। परपेंडिकुलर, नॉर्मल, अभिलंब कहते हैं उसको हिंदी में। लिख दिया। अच्छा अब जरा सुनना, अभी राइट रोके रहो, पूरी बात खत्म नहीं हुई अभी, इधर अब सुनना पहले इतनी बात को, भाषा को। इसका परिभाषा बोलो, यहां देखो, यहां ओ भाई, आने वाली प्रकाश किरण को साथ की साथ परिभाषा में यहीं से निकलवा लूंगा एक चित्र से। अच्छा, टकरा कर जाने वाली किरण को, गुड, जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता, लिखो नहीं अभी कुछ, उस सतह का नाम है परावर्तक सतह। परावर्तक, इसे चमकदार भी कह देते हैं क्योंकि चमक है, लेकिन वास्तविक नाम इसका चमकदार सतह नहीं। परावर्तन के अनुसार क्या है, परावर्तक नहीं। आपको अवसर पिछले में तो आपने वो कही थी चमकदार, परावर्तक कह दी, वो एक ही चीज है। इसकी क्या परिभाषा बनेगी बोलो, हिंदी तोड़ दो, क्यों भाई, जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, कितने साधारण है। इसकी क्या है, आने वाली प्रकाश किरण को, टकरा कर जाने वाली को, जिस सतह से परावर्तन होता है, ठीक। अच्छा अब ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, तो कौन सा वाला देखना जरा बारीकी से, ये सतह है और यहां टकराई, तो जो टकराते समय जो पॉइंट बना, ये यहां पे समझ पाए कौन सी की बात कर रहे हैं। इस पॉइंट की, ये आपतन बिंदु नाम है इसका। इसका नाम क्या है भाई, आपतन लिखो, नामकरण बढ़ाते चलिए मेरे साथ साथ। ये भी लिखो, परावर्तक सतह चित्र में है ना, ये लिख दो जी आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। अच्छा इसकी परिभाषा बताओ, जो दिख रहा है वही बोलना है। अब सुनना, नाम जी क्यों पड़ा बेटा, ध्यान से, आपतित किरण, सुनना, यहां देखो बेटा, मेरा हाथ देख, अभी कहीं नहीं भग रहा चित्र।
आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराती है। बहुत सिंपल परिभाषा, आपतन नाम इसलिए पड़ा। अच्छा, क्या बोलेंगे? आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराती है, आपतन बिंदु कहते हैं। आई कि नहीं परिभाषा समझ? अच्छा, अब सुनो, इतनी आ गई, जल्दी बोलो। आने वाली प्रकाश किरण, लिख तो मिल जाएगा, लिखने में कुछ नहीं है। फिर टकरा कर जाने वाली जिस सतह से परावर्तन होता है, परावर्तक। अब आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन। इसकी परिभाषा क्या बोलूं? देखो, एक चीज सुनना, मैं कभी भी ऐसे डॉट डॉट लाइन खींचूं, इसको कहते हैं काल्पनिक रेखा, और ये वास्तविक है। फुल लाइन है वो वास्तविक है, और डॉट डॉट करके बनाएंगे तो काल्पनिक। तो क्या बोलूंगा, सुनना ध्यान से। कितने का कोण बनाती है? गुड, बिल्कुल सही, 90 सतह से। अच्छा, कहां से खींची गई है? आपतन बिंदु से। तो आपतन बिंदु से होकर जाने वाली लंबवत, अभी माने होकर, लंब माने लंब, माने कहां से होकर गई, इसलिए नाम होकर गई, इसलिए नाम क्या पड़ा? अभी। उस सतह, परावर्तक सतह से कितने का कोण बनाती है? लंबवत है। तो अभी और लंब दो शब्द हैं इसमें। अभी माने होकर, और लंब क्यों कहा? 90 का कोण है। क्या बनी डेफिनेशन? आपतन बिंदु से होकर, होकर शब्द क्यों लगाया? अभी है, जाने वाली लंबवत काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु से होकर जाने वाली लंबवत, काल्पनिक क्यों? काल्पनिक क्यों? डैश डैश। देखो, इस शब्द को जब तक आप तोड़ना नहीं सीखोगे, ऐसे रटंत विद्या से काम नहीं चलेगा। अभी माने होकर, लंब माने तो जानते ही हो, लंब माने लंबवत। अच्छा, कहां से होकर गई? आपतन बिंदु से। लंबवत है, किसके लंबवत है? सतह के, जो परावर्तक सतह के। काल्पनिक क्यों कही? डैश डैश है। ये इसकी परिभाषा है। इसे जरूरत क्यों पड़ी, क्यों खींचा हमने? मान लो कोई कैसा, इसको आपने खींच क्या को लिया, इसलिए खींचा। मान लो हमसे कोई बोले, बेटा ध्यान दो बात पे, ये हमने आपसे बोला कि इन दो किरणों के बीच का एंगल निकालो, कोण। अब फंस गए, कहना कोण। मान लो हमसे कोई बोले कि साहब एक काम करो, छत की ऊंचाई नापो। तो ऊंचाई नापने के लिए बेटा फ्लोर तो चाहिए। मान लो सतह नहीं होगी तो इंची टेप का वो फीता जीरो पे कहां लगाओगे? हाइट, कभी भी अपनी हाइट नापी जाती है तो अपन जीरो को यहां नीचे ले लेते हैं, यूं नाप लेते हैं। तो जिस तरह ऊंचाई नापने के लिए कोई सरफेस का होना जरूरी है, वैसे कोण नापने के लिए एक रेखा का होना जरूरी है। जैसे त्रिभुज की बात करूं मैं, जो आप मैथ्स में पढ़ के आते हो, आपने कहा थीटा, तो थीटा बेटा दो लाइनों के बीच में होता है ना। ऐसा तो होगा नहीं कि मैंने ये लाइन खींच दी, मैं कहूंगा साहब एक काम करो थीटा बताओ। तुम कहो कहां थीटा बताऊं, इस पर काय का थीटा है भैया बताओ। दो चाहिए ना एंगल के लिए, कोई कहीं तो बताओ। अब मान लो मैंने यूं खींच दी, तुम कहोगे 90 है, यूं खींच दी तो कहना अभी पता नहीं कितना है। तो प्रकाश किरणों के बीच में एंगल निकालने के लिए, कोण निकालने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी। अब इसके और इसके बीच में कुछ आप एंगल देख पा रहे हैं, कुछ एंगल है, पता नहीं कितना है, पर कोण तो है, झुकी हुई रेखा है। इस कोण को आई से प्रकट करते हैं, छोटे वाले आई से, और इसका हिंदी नाम होता है आई का आपतन कोण। फिर सेंटेंस पे पकड़ो, देखो चित्र बेटा समझ लोगे, अपने आप उत्तर हमको दे दोगे। किस किस के बीच बना? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को ही वैसे छोटे आई से प्रकट करते हैं, क्योंकि इसे इंग्लिश में नाम एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। INCIDENC, इंसिडेंस। ऐसे ही परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में ये जो कोण है वो परावर्तन कोण है। परावर्तन कोण है वो किससे प्रकट करते हैं? आर से, क्योंकि परावर्तन को रिफ्लेक्शन कहते हैं। इन्हें बड़े संकेत नहीं मान सकते मर्जी से। बेटा ध्यान, तुम याद हो, तुम्हारा ध्यान भटक रहा है, ध्यान दो। बड़ा आई और बड़ा आर नहीं ले सकते अपन, इसे संकेत फिक्स है।
कि जैसे कोण को जनरली थीटा से नापते हैं, कोण संग प्रकट करते हैं, और वहां तो मैथ्स में ABCD भी एंगल हो सकते हैं, 10A 10B, यहां बदल नहीं सकते, सिंबल फिक्स है। जैसे बल का संकेत F होता है, फोर्स, द्रव्यमान को M होता है, समय का T होता है, वैसे ही आपतन कोण का संकेत हमेशा छोटा I होगा। परावर्तन कोण का संकेत, हाँ कई जगह R आप ऐसा बना सकते हैं, पर मैं मना करूंगा, बचिए, क्योंकि जल्दी जल्दी में पाई ऐसा बन जाता है। मैथ्स में पाई नहीं होता। R रियल में तिरछा वाला यूं बनाना चाहिए, ऐसे ऐसे करके, पर अभी तो ठीक लगता है अपने को, जो जब स्पीड पकड़ते हैं तो जो हो जाता है, क्योंकि जब जल्दी जल्दी लिखते हैं ना, अभी तो बारे छोटी छोटी चीज आराम से समझा रहे तुमको, हाँ सर ने कही थी यार, अभी तो आप हो सकता है जो बना भी लो तिरछे, लेकिन जहां आपने जल्दी करी सो जो होगा वो कहा पाई कहां से घुस गया बीच में। बेटर है इन आरों को छोड़ के इसकी प्रैक्टिस लें, कंफ्यूजन ही खत्म। ठीक है, आएगा नहीं परिभाषा समझ? जिस 7 परिभाषा हैं इस एक चित्र में, इसीलिए आपको कल हमने इसका एक नाम बताया था, किरण प्रकाशिकी का एक नाम था ज्यामिति। मैंने कहा भी था कि ज्यामिति क्यों कहते हैं, कि चित्र के बिना इसका कुछ हो नहीं सकता, और फैक्ट बात है, अभी ये चित्र नहीं बना होता तुम्हारे सामने, जो परिभाषाएं भारी पड़ जाती हैं, जो कहती है अच्छी आफत हो गई, कहां से क्या याद रखें। अभी तो हमें सब दिख रहा है कि आने वाली प्रकाश किरण को देखते चलना, कहीं गलत ना बोल जाऊं मैं जानबूझ के। आने वाली किरण टकरा कर जाने वाली, इसकी परिभाषा जिस सतह से प्रकाश का ही तो हो रहा है, जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। क्लियर? इसकी बोलो, आपतन बिंदु से होकर जाने वाली लंबवत काल्पनिक रेखा। एक एक शब्द तोड़ दो, होकर क्यों, अभी काल्पनिक, वो सॉरी लंब क्यों, ये इसके और इसके बीच में कितना एंगल है, 90, तो 2 शब्द तो इसी में छपे हैं। अच्छा अब यहां बताना क्या ये अविलंब है या नहीं जो मैं ड्राइंग कर रहा हूं, मैं पहले ड्राइंग देख लीजिए तब समझ आएगा। क्या इसे अविलंब कहें या नहीं? इसे अविलंब कहेंगे या नहीं? नहीं कहेंगे, क्यों? शब्द का अर्थ समझ लो, गलती होगी ही नहीं, बना तो रही है 90, एक शब्द और भूल रहे हो, 90 आपने 2 शर्तें हैं उसमें। अभी शब्द का क्या अर्थ है, कहां से होकर, तो आपतन बिंदु कहां है इसमें, कहां है इसमें, मिसमैच हो गए। आपतन बिंदु यहां है और ये रेखा कुल मिलाकर ये गलत चित्र है। नहीं समझे बात को? अविलंब कहां से खिंचा है, तभी कहोगे अविलंब बनाने के लिए 2 शर्तें चाहिए। सबसे पहले अभी माने होकर यहीं से जाए, और दूसरा 90 है। अब फिर एक और गलती देखो इस चित्र में, जी तो ठीक है समझ गए ना क्यों अविलंब नहीं है। अब एक और देखो कि अविलंब इसको क्यों नहीं कह सकते, मान लो जी तो सब ठीक है रेखाएं, नब्बे का नहीं है, समझ रहे चीज जी, गलतियां कहां होती हैं अभी नहीं समझ आता, अभी तो लगता है छोटी छोटी चीजें बताते रहते हैं डायग्राम में छोटी, जब टाइम नहीं बचता है हम लोग तो यहां सीधे ड्रॉ कर देते हैं। मान लो और भी टफ चित्र है, उठा के डिजिटल बोर्ड में डिस्प्ले कर दूंगा, तुम कहां से बना लोगे सही, तुम्हें तो जो लगेगा रेखा ही तो खींचनी है, खींच दे लगा के स्केल, ऐसा नहीं है। इसके और इसके बीच में अपने को दिखना चाहिए 90, क्योंकि लंब शब्द आया है, वो अभी शब्द का भी अर्थ होना चाहिए, होकर, तो कहना होकर भी गई है और 90 भी है, कहना कहां से होकर, आपतन बिंदु से होकर। समझ पा रहे इस चीज में? और अच्छा इसकी परिभाषा बताओ, इसका हिंदी नाम क्या बताया था आई का ये, और इसका हिंदी नाम बोलो, सॉरी अरे यार, परावर्तित किरण से बनी है तो परावर्तन कोण, कोण नापने के लिए हमेशा याद रखो किरण और अविलंब के बीच देखते हैं। अब अगर मैंने शब्द जी लगा दिया तो आपतन लग गया, तो कौन सी किरण, आपतित किरण और अविलंब के बीच। अब शब्द जी आ गया,
क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण का संकेत आई होता है, परावर्तन कोण का संकेत आर है। कुछ रह गया है तो नामकरण पूरे करो जल्दी से, आई और आर वगैरह कुछ छूटे हैं तो दिखाइए। और क्या छूट रहा है देख लेना भैया। आपतन बिंदु वगैरह सब लिखे हो, नीचे कुछ मत लिख देना जी, तो मैंने समझाने को लिखे भाई। चित्र में कोई कंफ्यूजन नहीं, चित्र बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए और सही है। ये चैप्टर अपन ने कर लिया तो ये समझ लो बहुत बड़ी चीज अपन कंट्रोल कर जाएंगे। लास्ट में बहुत प्रेशर आती है इन चीजों की, और इसके अलावा किसी में इतने डायग्राम है नहीं उल्टे सीधे। एक ही जगह से भले मत बनाओ, दिक्कत आती है, अलग अलग एंगल दिखा दो, और एक पे भी दिखा सकते हो, ऐसा नहीं कि केवल आप जगह से नहीं दिखा। मैंने इसलिए जानबूझ के अलग करे कि आपको क्लियरिटी बन जाए कि ये हिस्सा आई है इतना यार। काल्पनिक क्यों कहा? एक काम करो, रजिस्टर का पट्टी होती है ना टॉप, उस पर क्या करना, उस टॉप पर सबसे ऊपर जो पट्टी है सब चौड़ी वाली, वहां पर समझने के लिए बातें होती हैं, ये और एक ये है। इसको तो लिखना वास्तविक रेखा, यूं कर दो, ये क्या है? वास्तविक। बस रेखा वगैरह तो छोड़ दो, तुम वास्तविक लिख दो। जी के डॉट डॉट करके दिखाइए वो क्या है। बस अब ये नहीं कि ज्यों लेटाओ, सीधा कंसेप्ट है। डॉट डॉट में आ गई काल्पनिक, फुल में आ गई वास्तविक। अब किरण है तो मैं कहूंगा जी वास्तविक किरण है जो फुल दिख रही है, और जो डॉट डॉट है वो किरण तो है नहीं, वो रेखा है। एरो लग गई तो किरण है, एरो नहीं लगेगा तो रेखा कह सकते हैं। दोनों बना दिए, वास्तविक और ये। अच्छा एक और शब्द आया था समांगी, कहां आया देखो, परिभाषा कहां लिखी परावर्तन की? मिल गई? किसी टॉप पे लिखो इस शब्द को भी, जरूरी नहीं है पहला वाला ही टॉप हो, इसके आगे दाएं बाएं वाले पेज पे लेफ्ट राइट में लिखो समांगी माध्यम। बीच में मत लिखा करो, ये चीजें हमेशा इधर से लिखो, थोड़ा लिखना पड़ेगा इसमें, एक दो लाइन। डैश करो। एक ही प्रकार शब्द तोड़ना आया, संधि विच्छेद। क्या तोड़ के बताओ, क्या लिखेंगे? समांगी को कैसे तोड़ोगे? सम प्लस अंगी। सम मतलब समान, समान को ही तो कहते हैं एक जैसा। अंगी माने पार्ट्स। एक ही प्रकार के माध्यम को, जो टॉप पे लिखते हो, जो परीक्षा में नहीं लिखनी, ये ध्यान रखेंगे चीजें, ये समझने के लिए लिखाई जाती हैं। एक ही प्रकार के माध्यम को समांगी माध्यम कहते हैं। एक ही प्रकार के माध्यम को समांगी माध्यम कहते हैं, फुल स्टॉप। जैसे वायु कौमा जल कौमा कांच आदि। जैसे वायु कौमा जल कौमा कांच आदि। नहीं ये बात समझ? समांगी आ गया। समांगी कोई चीज नहीं है, बस डिफरेंट नाम नहीं होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर विषमांगी कहना पड़ेगा। इस वर्ष आपके केमिस्ट्री में बिलियन चैप्टर है, बिलियन सॉल्यूशन, उसमें आएगा समांगी विलयन विषमांगी। अब समांगी क्या कहते हो? एक जैसे को, तो वही शब्द तो यहां है, बस बात ये वहां विलयन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, यहां में हम हवा कांच उनकी कर रहे हैं। भाई वहां पे मिलावट ना हो। अब नमक है, अकेला नमक पानी में घोल लोगे समांगी, अब नमक और शक्कर दोनों घोल दोगे, विषमांगी हो गया कि नहीं? डिफरेंट आ गया। विषम, विषम माने अलग अलग। जैसे कहते हैं सम संख्याएं 2 4 6 8 एक जैसा रेशो है विषम में। अब कहे सम और विषम दोनों तो 1 2 3 4 ऐसे दोनों डेवा। तो एक ही प्रकार के माध्यम को हम क्या नाम देंगे बेटा? समांगी माध्यम, एक जैसे को। तो परावर्तन में क्या नहीं बदलना चाहिए? माध्यम नहीं बदलना चाहिए। परावर्तन में कहना माध्यम नहीं बदलना चाहिए। लिख लो कहीं अलग से टॉप, हर टॉप खाली होता है, एक ही पेज के पीछे मत पढ़ो, उसी पेज पे लिखना है सब। सबसे ऊपर टॉप पे फिर लिखो, बहुत सारे पेज, अगर जगह है तो वहीं लिख लो टॉप पे, टॉप भर जाए दूसरे टॉप पे आ जाओ। या कहीं जगह बची है, मान लो चित्र के नीचे कहीं जगह बची है 2 लाइन की, नोट करके लिख लो। ये सब चीजें ऑटोमेटिक समझा करो। कहीं मान लो कोई चित्र बनाया और 3 लाइन अपने को छोड़नी पड़ रही है, मान नोट लगा लो। क्या लिखोगे नोट करके? आपको जहां भी लिखना है, चाहे तो टॉप पे लिखो चाहे वहां लिखो अलग।
इसमें मत लिख देना जो मैं अभी कर रहा हूं काम, ये अलग चीज है, देखो परिभाषाओं के बीच में मत घुसेड़ देना उसको, एक्स्ट्रा चीज है। पिछली परिभाषा में देख लो, परावर्तन की परिभाषा खत्म हुई है कहीं, मैंने ऐसी जगह देखो कि जहां वो नहीं है तो फिर आगे के टॉप पे लिख लो, कहीं नहीं लिखे तो वहां लिख लो। जी लिखना, परावर्तन में माध्यम नहीं बदलना चाहिए, परावर्तन में माध्यम नहीं बदलना चाहिए। तभी तो परिभाषा में आया था समांगी, परावर्तन माध्यम नहीं बदलना चाहिए। चलो जल्दी लास्ट बार बस ये और बता दो, आज लिखा नहीं रहे हम कुछ भी, आज समझाएंगे, कल आते में फिर नोट डाउन चालू करेंगे। जल्दी बोलना भैया। फेयर बेटा सब बना लो, फेयर बहुत पेंडिंग हो जाएगी सफेद रजिस्टर की, रफों पे लिखते रहोगे कष्ट हो जाएगा, है ना। तो क्या बोला, जल्दी बोलो, शुरू करो जल्दी फटाफट। इसकी परिभाषा, आने वाली, सब लोग, आने वाली प्रकाश किरण को, बढ़िया, टकरा कर जाने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित, जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, मैंने क्या बोला, जिस सतह से प्रकाश का, उसको परावर्तक। अब आपतन बिंदु, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराती है, जिस बिंदु पर, उसे क्या कहेंगे। अब इसकी आपतन बिंदु से होकर जाने, यहां देखो, यहां जाने वाली लंबवत काल्पनिक रेखा, एक एक शब्द का जवाब है। आपतन बिंदु से होकर गई इसलिए अभी लंबवत है, और काल्पनिक क्यों कही, मैं लिखा चुका हूं, डैश डैश में काल्पनिक है, नियम है उसका, रेखा को अविलंब कहते हैं। अब इसकी परिभाषा आपतन कोण की, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं और छोटे आई से प्रकट करते हैं। ऐसे ही परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, आर से प्रकट करते हैं। क्लियर हो गई। इसके चित्र जो बनाया है उसमें नीचे नंबर 1 पे हेडिंग डाल के छोड़ दो, कल करेंगे आते में लिखते में। नंबर 1 क्या परिभाषा थी, उसी के आंसर का चित्र है ये, आप खुद देखिए। अच्छी चीज कि मात्र एक चित्र हमने बनाया और एक चित्र से 6-7 डेफिनेशन अपनी कंट्रोल हो गई इसमें आगे। तो नंबर 1 हेडिंग डाल दो, आपतित किरण, वो ब्रैकेट में इंग्लिश जरूर लिखो इसकी, बाद में भले ही मत लिखना, INCIDENT, इंसिडेंट रे। जो शौक नहीं रखते वो जरूरी नहीं है कि उन्हें लिखना है ये इंग्लिश, पर जिन्हें जरूरत लगे वो कर लो, कुछ नहीं है, उससे थोड़ा जी चीजें समझ आ जाती हैं कि आई क्यों कहते हैं, जी क्यों कहते हैं। ये लिखा इंसिडेंट रे, आपतित किरण को अंग्रेजी में कहते हैं इंसिडेंट रे। वो तो बाद में अपन भले ही भूल जाओ, लेकिन क्या होगा, 1-2 बार पढ़ोगे तुम्हें खुद संकेत आ जाएगा, भैया आई है, इसलिए आपतित, आपतित की जगह पे आई से प्रकट करते हैं। बड़ा आई नहीं लेते, छोटा लेते हैं। ये तो ग्रामर होती है इसलिए पहला अक्षर बड़ा होता है, बाकी नॉर्मल है। याद हुआ कि नहीं, पहले ये बताओ ईमानदारी से, याद आ गया, कोई कष्टकारी कार्य इसमें नहीं है। अच्छा बता क्या लिखा, हिंदी तोड़ दे। जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, परावर्तक, आपतित क्यों लगाए शब्द, इसमें आपतन कहीं है ही नहीं। वो जनरल बात कह रहा है कि परावर्तक सतह, मैं कहूंगा जिस सतह से परावर्तित होगी प्रकाश, जिस सतह से प्रकाश लौटेगा, मैं सब लिखाऊंगा ये, ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन दिमाग में तो अपन बिठा लो कि जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, परावर्तक 2-3 बार तो अपन बोल गए। आने वाली किरण आपतित, टकरा के जाने वाली परावर्तित, जिस सतह से परावर्तित होता है परावर्तक सतह, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराती है, आपतन बिंदु से होकर जाने वाली लंबवत काल्पनिक रेखा, अविलंब इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं, आपतित किरण अविलंब के बीच बने कोण को आई, आपतन कोण, परावर्तित और इसके बीच में परावर्तन। ठीक है, कल आते में फिर से एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करेंगे और लिखेंगे कल अपन। चलो।